मोमो एक हॉट स्प्रिंग में नहा रही होती है। तभी कुछ लोग मोमो की तरफ बढ़ते हैं। मोमो तुरंत अपनी पावर से उन पर हमला करती है। तभी एक आदमी उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस आदमी पर अटैक कर देती है। इस अटैक से हॉट स्प्रिंग का स्टैचू टूट जाता है और गर्म पानी जोर से निकलने लगता है। मोमो तुरंत मौका देखकर वहां से भाग जाती है। जैसे ही वो लोग मोमो के पीछे भागने लगते हैं, हॉट स्प्रिंग की दीवार उन पर गिर जाती है, जिससे मोमो को भागने में एक और मौका मिल जाता है। पर एक आदमी मोमो को पीछे से पकड़ लेता है। तभी दूसरी दीवार भी गिरने लगती है, जिससे मोमो बच जाती है। बाकी लोग पहले से ही दीवारों के नीचे दब चुके थे। ये देखकर मोमो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हो रहा है। तभी वो देखती है कि टर्बो ग्रैनी भी हॉट स्प्रिंग का मजा ले रही है, क्योंकि वो चुपके से मोमो के बैग में छुपकर उसके साथ यहाँ पर आ गई थी। इतने में हॉट स्प्रिंग के स्टाफ आ जाते हैं और जो लोग मोमो को पकड़ रहे थे वो उन लोगों के पीछे भागने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि वो लोग कीटो फैमिली के हैं, जो इस एरिया में पहले से ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसके बाद मोमो टर्बो ग्रैनी से जीजी के घर के बारे में पूछती है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो घर पहले से ही लोगों का खून अब्सॉर्ब कर चुका है। इस दौरान जीजी और ओकरुन जीजी के घर की एक दीवार में बने हुए होल को देखने लगते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि आखिर दीवार में इतना बड़ा होल कैसे है, इसीलिए वो लोग मोमो के आने का वेट करने लगते हैं। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और लगता है मोमो आई है, लेकिन डोर पे तो कीटो फैमिली के लोग होते हैं। वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और स्नैक्स खाने लगते हैं, क्योंकि वो ही इस घर के असली मालिक है। जीजी उन्हें रोक नहीं पाता। इससे ओकरुन कंफ्यूज हो जाता है। जीजी उसे एक्सप्लेन करता है कि जब उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में थे तो कीटो फैमिली ने उसे रेंट नहीं लिया था। आगे कोरस जीजी से पूछती है कि वो घर छोड़कर क्यों गया था। जीजी कहता है कि वो सिर्फ अपने दोस्तों को लेने गया था, लेकिन वो औरत डाउट करती है कि कहीं जीजी किसी भूत भगाने वाले को तो बुलाने नहीं गया था। बाकी औरतें भी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि यहाँ कोई भूत नहीं है, इसलिए तुम्हें झूठी बातें नहीं फैलानी चाहिए। जी सबको समझाने की कोशिश करता है कि ओकरन कोई भूत भगाने वाला नहीं बल्कि एक दोस्त है। तब तक एक औरत उसे गन दिखा के धमकाने लगती है। जीजी समझाता है कि अगर वो लोगों पे गन पॉइंट करेगी तो पुलिस इस बार एक्शन ले सकती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, लेकिन वो भी कीटो फैमिली के साथ मिला हुआ था। वो उन लोगों को बचा लेता है जो मोमो को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। सब लोग पुलिस वाले को शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक आदमी जीजी से पूछता है कि वो बार बार बाहर क्यों जा रहा है, तो वो कहता है कि मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड को लेने गया था, लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तब वो आदमी ओकरुन से जीजी के फेवरेट फुटबॉल टीम के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर ओकरुन जीजी का सच्चा दोस्त है तो उसे ये पता होना चाहिए। ओकरुन सही नाम बता देता है, क्योंकि उन्होंने दीवार के होल को जीजी के फेवरेट टीम के पोस्टर से ही कवर किया था। इससे सब लोग मान जाते हैं कि ओकरुन जीजी का बेस्ट फ्रेंड है। तब एक औरत जीजी से मोमो के बारे में पूछती है, पर जीजी बात घुमाने की कोशिश करने लगता है। इससे उस औरत को समझ आ जाता है कि जीजी झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ मोमो एक टेंपल जाती है। टेंपल का प्रीस्ट उस वक्त यूट्यूब वीडियो बना रहा था। बाद में वो मोमो को मंदिर के भगवान दिखाता है। ये एक सांप की खाल जैसी लगती है, जिसे देखकर मोमो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। प्रीस्ट मोमो को एक भविष्यवाणी बताता है और कहता है कि ड्रैगन हेवन की तरफ जाएंगे, तब एक रेनबो दिखेगा और पहाड़ों का गुस्सा पूरे गांव को जला कर रख देगा। इसके बाद बताता है कि लोग कहते हैं कि एक बड़ा सा सांप वॉल्केनो के अंदर रहता है और जब भूखा होता है तब वॉल्केनो फट जाता है और सांप का नाम सूचिनुको है। इसी वजह से लोग उस सूचिनुको को पूजते हैं और उसे शांत रखने के लिए हर साल एक बच्चे की बलि चढ़ाते हैं। पिछले 200 सालों से लोग अपने गांव को ऐसे ही बचा रहे हैं, पर अब वो सूचिनुको मर चुका है और लोग मानते हैं कि सूचिनुको ही उन्हें वॉल्केनो से बचा रहा था। इस वजह से अब बच्चों की बलि देना भी बंद हो गई। प्रीस्ट कहता है कि मैं सबको ये बता कर बुर हो चुका हूँ, अब मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मोमो उससे कहती है कि अगर वो सच में यूट्यूबर बनना चाहता है तो यूट्यूब पे ये कहानी क्यों नहीं डालता। मोमो का आइडिया प्रीस्ट को काफी अच्छा लगता है। अब मोमो घर लौट आती है। वो ओकरुन और जीजी की दोस्ती को देखकर खुश हो जाती है। घर के अंदर आने पर वो देखती है कि कीटो फैमिली ने पूरा घर बिगाड़ दिया है। तभी एक औरत कहती है कि हमारे सभी सैक्रिफाइस यहाँ पर आ चुके हैं और हम अब बलि देना शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर मोमो उन लोगों से लड़ने लगती है और अपनी पावर से उनका बुरा हाल कर देती है, लेकिन इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ना मोमो के लिए काफी मुश्किल होता है। वो लोग मोमो पर भारी पड़ने लगते हैं। एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और सर पर वार करता है, लगभग बेहोश कर ही देता है। तभी टर्बो ग्रैनी मोमो के बैग से बाहर निकलती है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है। मोमो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है, पर टर्बो ग्रैनी इनकार कर देती है। मोमो सबको घर से बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर हंसने लग जाते हैं। तभी एक औरत मोमो पर हमला करती है और उसे दूर फेंक देती है। वो औरत मार्शल आर्ट्स जानती है, इसलिए मोमो के अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेती है
और मोमो को जोर का झटका लगता है, जिससे वो उसी रूम के अंदर जा गिरती है जहाँ पर ओकरन और जीजी ने पहले से होल किया था। हमें पता चलता है कि वो औरत जिसने मोमो पर हमला किया था वो बाकी के कीटो फैमिली की माँ है। वो मोमो से पूछती है कि तुम किस टाइप की पावर यूज कर रही हो। मोमो भी उस बूढ़ी औरत से उसकी पावर के बारे में पूछती है। टर्बो ग्रैनी मोमो से कहती है कि ये बस एक पावरफुल बुढ़िया है, लेकिन मोमो को यकीन नहीं होता। तब टर्बो ग्रैनी उसे उसकी दादी की याद दिलाती है, जिससे मोमो उसकी बात मान लेती है। मोमो नोटिस करती है कि इस रूम से एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। बुढ़ी औरत कहती है कि कीटो फैमिली हमेशा से ही गांव की रक्षा करती आई है, मोमो उन्हें नहीं रोक सकती, हमारी वजह से ही यहाँ शांति बनी हुई है। पिछले 200 सालों से वो लोग स्नेक को बलि चढ़ा रहे हैं, इसीलिए गांव अभी तक जिंदा है। जिस रूम में तुम खड़ी हो वो स्पेशल तौर पर बलि के लिए बनाया गया है। कीटो फैमिली वहाँ लोगों को बलि चढ़ाने के लिए लाते हैं। तब मोमो रियलाइज करती है कि जीजी और उसकी फैमिली को भी यहाँ बलि के लिए लाया गया था। अचानक जमीन हिलने लगती है। मोमो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है, उसके पावर्स भी काम नहीं करते। मोमो रूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कीटो फैमिली उसे वापस रूम के अंदर धक्का दे देती है ताकि वो स्नेक का भोजन बन सके। तभी ओकरन और जीजी सोफा उठाकर कीटो फैमिली पर जंप करते हैं और मोमो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से सब लोग जमीन के नीचे गिर जाते हैं और एक अंडरग्राउंड जगह में पहुंच जाते हैं जहां कई घर बने होते हैं। ये देखकर किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। जीजी ओकरन और मोमो से मदद मांगता है क्योंकि वो गिरने वाला होता है। मोमो उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर जीजी और नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि जीजी एक मॉन्स्टर के ऊपर जा गिरता है जो एक बहुत बड़े सांप जैसा लगता है। कीटो फैमिली उस मॉन्स्टर को देखते ही पूजा करना चालू कर देती है और उसे मोमो और ओकरन को खाने के लिए कहती है। ओकरन याद करता है कि ये मॉन्स्टर मंगोलियन डेथ वॉर्म है जो लोगों को खा जाता है, लेकिन कभी उसने इतना बड़ा डेथ वॉर्म नहीं देखा। वहीं कीटो फैमिली उस मॉन्स्टर की पूजा करती रहती है। मोमो ने समझाने की कोशिश करता है कि ये मॉन्स्टर है, भगवान नहीं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। हम देखते हैं कि पलक झपकते ही वो मॉन्स्टर उन लोगों को खा जाता है। आगे ओकरन, जीजी और मोमो घर के अंदर भाग के छुप जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं मोमो और ओकरन दोनों के सर में दर्द होने लगता है। ओकरन के अंदर की टर्बो ग्रैनी वाली पावर कंट्रोल से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से वो टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। जीजी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओकरन उस पर ही हमला कर देता है। फिर ओकरन तोड़ फोड़ मचाने लगता है और एक ब्लेड उड़ाकर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे फिर से रोक लेता है। तभी मॉन्स्टर उन पर हमला करता है। जीजी को समझ आता है कि मॉन्स्टर घर के अंदर की आवाजों की वाइब्रेशन से उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहा है, क्योंकि जब भी वो लोग बात करते हैं मॉन्स्टर कुछ नहीं करता। इसीलिए जीजी ओकरन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओकरन उससे दूर रहने को कहता है और खुद मरने की बात करता है। ये सुनकर जीजी को अपने माँ बाप की याद आ जाती है, क्योंकि एक दिन जब वो स्कूल से घर आया था तो उसके माँ बाप दोनों ही सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे, और जब जीजी ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने भी जीजी को यही बोला था कि हमें मरने दो। ये सब याद करके जीजी को काफी बुरा लगता है। तभी मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने पेट में घुसा लेती है, लेकिन उसके अंदर टर्बो ग्रैनी होती है तो वो बच जाती है। तो वो कांच टर्बो ग्रैनी के अंदर चला जाता है। फिर टर्बो ग्रैनी जीजी से मोमो और ओकरन दोनों को बांधने के लिए कहती है। जीजी दोनों को बांध देता है और पूछता है कि असल में क्या हो रहा है। तब टर्बो ग्रैनी समझाती है कि मॉन्स्टर सभी को साइकिक सिग्नल भेज रहा है जिससे सब लोग सुसाइड कर लें। ये सुनकर जीजी को समझ आता है कि उसके माँ बाप क्यों सुसाइड करना चाहते थे, लेकिन उसे अभी भी ये समझ नहीं आता कि वो साइकिक सिग्नल्स उस पे असर क्यों नहीं कर रहे। टर्बो ग्रैनी कुछ और कह पाए इससे पहले मोमो फिर से अपनी साइकिक पावर से कांच उठाकर अपने ऊपर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी बीच में आ जाता है और रोक लेता है। तभी मॉन्स्टर फिर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। हम देखते हैं कि जीजी को अजीब सा महसूस होने लगता है, जिससे जीजी मोमो, ओकरन और टर्बो ग्रैनी को लेकर भागने लगता है, लेकिन रास्ते में वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है। इस वजह से ओकरन और मोमो वहां से कूद कर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। जीजी को अचानक से अंधेरा महसूस होता है और उसे एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है। हम देखते हैं कि अचानक से ओकरन और मोमो अपने होश में आ जाते हैं। तब टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक और मॉन्स्टर मौजूद है जिसका नाम इविल आई है। अगर ये किसी को देखता है तो वो पागल हो जाता है और सुसाइड कर लेता है। इस वजह से इविल आई मॉन्स्टर के सिग्नल्स को कैंसिल कर रहा है। मौका देखकर मोमो ओकरन से मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए कहती है, तो ओकरन टर्बो ग्रैनी की पावर का यूज करके डेथ बॉम्ब का सर उड़ा देता है, लेकिन डेथ बॉम्ब अपना सर रिजनरेट कर लेता है और फिर से हमला करता है। इस वजह से सब वापस भागने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी सबको कहती है कि कोई भी इविल आई की आंखों में नहीं देखेगा। इविल आई की पावर की वजह से जीजी को रियलाइज हो जाता है कि उसके माँ बाप इविल आई की वजह से नहीं मारे थे, ये सब मॉन्स्टर की वजह से हुआ था। तभी इविल आई जीजी के सामने आता है।
जिसे जीजी इविल आई की आंखों में देख लेता है और अब उसे इविल आई का पास्ट दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि इविल आई एक गांव का लड़का था जो बच्चों को खेलता हुआ देख रहा है और सोचता है कि काश वो भी उनके साथ खेल पाता। उसे बिना खाना पानी दिए एक जगह बांध कर रखा जाता है ताकि उसकी मॉन्स्टर के लिए बलि चढ़ाई जा सके। इस वजह से उसका शरीर कमजोर हो जाता है। एक दिन कीटो फैमिली उसकी बलि चढ़ा देती है। उसे एक वोल्केनो के सामने बांध दिया जाता है जिससे सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लेकिन आखिरी पलों में उसकी केवल एक ही इच्छा होती है, वो दूसरों के साथ खेल सके। इस वजह से उसकी आत्मा वहीं भटकने लगती है। कुछ सालों बाद जिस जगह उसकी मौत हुई थी वहाँ एक नया घर बन जाता है। वहाँ एक बच्चा उसे देख लेता है, लेकिन जैसे ही वो इविल आई को देखता है उसके माँ बाप मर जाते हैं। ऐसा बार बार कई सारी फैमिली के साथ होता है और धीरे धीरे पूरी जगह पर नए घर बनते जाते हैं। सभी लोग अजीब तरीके से मरते जा रहे होते हैं, लेकिन असल में सब इविल आई की वजह से नहीं, मॉन्स्टर की वजह से मर रहे होते हैं जो उस घर के नीचे जिंदा है। वो मॉन्स्टर ही लोगों को मरने के लिए मजबूर करता है। इविल आई तो सिर्फ बच्चों के साथ खेलना चाहता था। फैमिली के मर जाने के बाद कीटो फैमिली बच्चों को मॉन्स्टर को सेक्रीफाइस कर देती है। इविल आई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तब इविल आई तय करता है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा और सबको मार डालेगा। तभी जीजी होश में आ जाता है और मोमो उसके अंदर से इविल आई को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी मोमो से कहता है कि इविल आई बुरा नहीं है, वो हमेशा डेथ बॉम्ब से लड़ता रहा है, इसी वजह से उसने भी बहुत कुछ सहा है। फिर जीजी इविल आई की असली बॉडी को ढूंढने के लिए जाता है ताकि वो उसे आजाद कर सके। मोमो कुछ समझ नहीं पाती। जब जीजी इविल आई के शरीर तक पहुंचता है तो टर्बो ग्रैनी उसे रोकने की कोशिश करती है और उन्हें वार्न करती है कि ये सही नहीं है, लेकिन जीजी कहता है कि वो भी हमारे जैसा ही है, इसीलिए उस पर भरोसा करो। तभी मॉन्स्टर उन पर इलेक्ट्रिसिटी का हमला करता है और सबको रेत में डुबाने लगता है। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि तुम्हारा गुड लक कहाँ है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि इस बार उनका गुड लक दुश्मन के साथ है। ये सुनकर मोमो पागल हो जाती है, जबकि ओकरन हिल नहीं पाता क्योंकि वो अपनी पावर का काफी ज्यादा यूज कर चुका था। मोमो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब इविल आई जीजी के ऊपर कब्जा करने लगता है। हम देखते हैं कि जीजी अपनी बॉडी के अंदर इविल आई से मिलता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसका दर्द समझ सकता है। इसी वजह से इविल आई मान जाता है और कहता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तब हमें दिखाई देता है कि इविल आई पूरी तरह से जीजी के शरीर पर कब्जा कर लेता है। तभी मॉन्स्टर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी से हमला करता है। जैसे ही मॉन्स्टर मोमो को खाने की कोशिश करता है, जीजी उसे लात मारकर पीछे ढकेल देता है और फाइनली खुद पूरी तरह से इविल आई में बदल जाता है। फिर इविल आई कहता है कि अब वो इंसानों को उनका असली दर्द दिखाएगा, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोमो उसे जीजी कहकर बुलाती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी उसे वार्न करती है। अचानक जीजी मोमो पर हमला करता है, लेकिन मोमो अपनी साइकिक पावर से खुद को बचा लेती है। टर्बो ग्रैनी इविल आई को पीछे हटने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। मोमो जीजी को होश में लाने की कोशिश करती है। तब इविल आई कहता है कि अब ये शरीर उसका है। फिर मॉन्स्टर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी से हमला करता है, लेकिन इविल आई अपनी पावर से उस अटैक को रोक लेता है और वहां मरे हुए लोगों की आत्मा को इकट्ठा कर लेता है। वो उससे एक फुटबॉल बना लेता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर एक छेद से वहां से भाग जाता है। मोमो सोचती है कि आखिर जीजी को क्या हो गया है। टर्बो ग्रैनी से बताती है कि तुम्हारी दादी हमेशा से ही कहती थी जीजी एक जीनियस है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से बहुत से भूत उस पर कब्जा करना चाहते हैं। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि जीजी तो बचपन से ऐसा नहीं था, फिर ये सब क्यों हो रहा है। टर्बो ग्रैनी बताती है कि जैसे तुम्हारी पावर्स एक उम्र के बाद जाग गई, वैसे ही जीजी की पावर भी अब जाग गई है। अब वो इविल आई बन चुका है, इसीलिए अब उससे दूर रहना चाहिए। तब इविल आई मोमो पे फिर से फुटबॉल से हमला करता है, लेकिन मोमो उसे रोक लेती है। आगे इविल आई मोमो को लात मारकर दूर फेंकता है और फिर से उस पर बॉल से हमला करता है। तभी वहाँ पर ओकर आकर मोमो को बचा लेता है और फिर मोमो को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इविल आई ओकरन से कहता है कि तुम इंसानों का साथ दे रहे हो, जबकि तुम खुद भी एक भूत हो। तो ओकरन कहता है कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इविल आई फिर से इन पर अटैक करने लगता है और ओकरन भागते हुए ऊपर जा रहा था। दोनों अपनी पावर्स का यूज करते हुए इविल आई की बॉल से बचते रहते हैं। थोड़ा ऊपर जाकर वो लोग देखते हैं कि वह सुचिनो को अपने अंदर से जहर निकाल रहा था, जबकि वह खुद जमीन के नीचे छुपा बैठा था। अब इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पर ये लोग बाहर कैसे जाएंगे, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता तो बहुत ऊंचाई पर है। मोह पूछती है कि सुचिनोको की कोई कमजोरी नहीं है क्या। तो ओकरन कहता है कि सूरज की रोशनी, क्योंकि ऐसे जीव हमेशा जमीन के अंदर रहते हैं, तो वो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट को सहन नहीं कर पाते। मोमो सोचती है कि हम इतने बड़े जीव को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे।
जाएंगे और हम जीजी को भी ठीक कैसे करेंगे। ओकरन कहता है कि अगर यहाँ से कोई बाहर निकल सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। मोमो इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ओकरन उसे समझाता है कि उनके पास टाइम नहीं है। अगर मोमो बाहर निकल गई तो वो वहाँ से कोई रस्सी नीचे फेंक सकती है जिससे सभी लोग बाहर निकल जाएंगे और तब तक वह जीजी को भी संभाल लेगा। मोमो अब ओकरन का हाथ पकड़कर उसे प्रॉमिस करती है कि वह उन्हें जरूर बचाएगी। ओकरन अब टर्बो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपने पैरों से धक्का मारकर मोमो को ऊपर भेजने वाला होता है। ओकरन अब जोर से मोमो को हवा में उछाल देता है, जिसके बाद मोमो अपनी पावर से पुश लेती है और फिर वापस अपनी पावर यूज करके दरवाजे को पकड़ लेती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। वहीं उधर ओकरन के सामने इविल आई आ जाता है और बोलता है कि तुम सबसे पहले मरोगे। ओकरन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोमो बाहर कोई रस्सी ढूंढने लग जाती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो पर्दे फाड़ कर उनसे रस्सी बनाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटी थी। वो अब कोई और रास्ता सोचने लगती है। तभी उसे उसके बचपन की एक याद आती है जो जीजी ने उसे बताई थी। वो अपना मोबाइल चेक करती है ताकि कोई मदद बुला सके, लेकिन उसका मोबाइल गिर गया था और फिर वो गैस स्टोव चालू करके पूरा घर जला देती है और बाहर के लोगों से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। इधर ओकरन और इविल आई में लड़ाई चल रही थी। ओकरन उसकी बॉल से भागता फिर रहा था। दोनों लोग बहुत ताकतवर हैं, लेकिन इविल आई ओकरन पर भारी पड़ रहा था और वो उससे कहता है कि चूहे की तरह भागना बंद करो, लेकिन मुझे ये गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा है। तभी इविल आई की नाक से खून आने लगता है। ये उस सांप से निकल रहे पॉइजन की वजह से था। इविल आई कहता है कि उसे अब ये खेल खत्म करना पड़ेगा। वो अब अपनी बॉल के अंदर ओकरन को कैद कर लेता है। वो बॉल के कर्ज को एक घर में बदल देता है जिससे ओकरन कभी निकल नहीं पाएगा। इविल आई खुद अब उस घर में जाकर ओकरन पर अटैक कर देता है और उसकी मार देते हुए कहता है कि मैं उस मोमो के साथ भी यही करूंगा, बल्कि उसे तो मैं और बुरी तरह से तड़पाऊंगा। ये सुनकर ओकरन उसका मुंह पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुमने 3 चीजें की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। पहली की तुमने मोमो को चोट पहुंचाई, दूसरी तुमने मेरे दोस्त की बॉडी पर कब्जा किया, मुझे मेरा दोस्त वापस करो। ओकरन अब अपने पैरों से इस्तेमाल करके इविल आई को मुक्का मारता है और फिर फुल थ्रोटल जाकर इविल आई पर मुक्के की बरसात कर देता है, जिससे उसका कर्स हाउस टूटने लग जाता है और एक आखिरी मुक्के में ओकरन उसे बाहर कर देता है और इविल आई बेहोश हो जाता है, जिससे कर्स हाउस भी टूट जाता है। ओकरन बोलता है कि तीसरी चीज जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी वो थी तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। ओकरन भी बुरी तरह से थक गया था और वो यहाँ से बाहर निकलने की सोचने लग जाता है। वह जीजी की बॉडी को घसीटता हुआ ऊपर ले जाने लगता है। तभी उसे टर्बो ग्रैनी की आवाज आती है जो कि अब भी उसके नीचे वाले घर में चिपकी हुई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। ओकरन अब यहाँ आकर टर्बो ग्रैनी को बाहर निकालने लगता है, लेकिन फिर खुद भी नीचे गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है। ग्रैनी कहती है कि अपनी पावर यूज करो पागल। ओकरन कहता है कि वह पहले ही 2 बार फुल थ्रोटल जा चुका है, अब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। दोनों अब मोमो को आवाज लगाते हैं। इधर घर की आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स आ गए थे और पुलिस वाले मोमो से सवाल करते हैं कि क्या वह आग उसी ने लगाई है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है पर वो लोग सुनने को तैयार नहीं थे और उसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाने लगते हैं। मोमो देखती है कि सूरज भी ढलने वाला था। मोमो फायर फाइटर से कहती है कि पानी को घर में डालने की बजाय जमीन पर डालो। पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं और तभी इन्हें मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है और जमीन हिलने लगती है और तभी वह सुचिनो को निकल कर बाहर आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। मोमो कहती है कि उसका प्लान कामयाब रहा और यह सुचिनो को अपने आप ही बाहर आ गया। बचपन में जीजी ने उसे बताया था कि केंचुए जमीन से बाहर क्यों निकलते हैं। केंचुए अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं और जब बारिश होती है तो जमीन में पानी भर जाता है और वह सांस नहीं ले पाते, इसीलिए वे जमीन से बाहर निकल आते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में वे सूख जाते हैं। और इधर सुचिनो को भी सनलाइट सहन नहीं कर पाता। वो घर के पीछे छुपने की कोशिश करता है तो मोमो अपनी पावर से ट्रक उठा के उसमें दे मारती है और थोड़ी देर में उसका पूरा शरीर सूख के बेजान हो जाता है। मोमो चेक करने के लिए उसके पास जाती है कि वो सच में मर गया कि नहीं। तभी उसके पेट में हलचल होती है और वह उल्टी कर देता है। उल्टी में उसने कीटो फैमिली के सारे मेंबर्स को बाहर निकाल दिया होता है, जो कि अब भी जिंदा है। वह बुढ़िया मोमो को डांटने लगती है कि उसने महान सरपेंट को मार दिया। मोमो कहती है कि उसने तो तुम सबको खा लिया था। खैर उसके पास टाइम नहीं है, उसे ओकरन और जीजी को भी बाहर निकालना है। तभी जमीन वापस हिलने लगती है और पूरे शहर में भूकंप सा आ जाता है और वह ज्वालामुखी फटने लग जाता है। वो बुढ़िया मोमो से कहती है कि यह सब तुम्हारी गलती है, ये सब तुमने ही किया है। अब पूरे शहर में सायरन बजता है कि ज्वालामुखी फट गया है, सब लोग तुरंत यहाँ से जगह खाली कर दो। इधर वो बुढ़िया मोमो से कहती है कि इसीलिए हम लोग महान सरपेंट को बलि चढ़ाते थे ताकि वो इस जगह को ज्वालामुखी से बचा सके, लेकिन अब सब खत्म हो गया है।
क्योंकि महान सरपेंट मर चुका है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मोमो की है। वो उसे एक कहावत सुनाती है जो उनके गांव में सदियों से चली आ रही थी कि जब ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा तब ज्वालामुखी फटेगा। वहीं मोमो कुछ और ही सोच रही होती है कि अगर केचुए सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते तो यहाँ ऐसी कहावत क्यों है कि ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा। वो अब उन्हें बोलती है कि कहावत सरपेंट के बारे में थी ही नहीं बल्कि हॉट स्प्रिंग के बने हुए फाउंटेन के बारे में थी जो आसमान की तरफ जाते हैं, और वो सिग्नल था कि ज्वालामुखी फटने वाला है और इन लोगों ने कहावत को गलत समझ लिया है। मोमो अब सुचिनोको की बॉडी उठाती है और पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। इसके बाद वो खुद भी भागकर पहाड़ी के नीचे जाने लगती है। कीटो फैमिली वाले भी उसका पीछा करते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई महान सरपेंट के शरीर की बेइज्जती करने की। मोमो अब उस शरीर को उठाकर भागने लगती है। वह उसे ले जाकर एक फाउंटेन में ठूंस देती है जिससे पानी निकल रहा था। मोमो अब वापस भागकर पहाड़ी के ऊपर जाने लगती है। अगर उस ज्वालामुखी ने टाउन खत्म कर दिया तो महान सरपेंट वाला अंधविश्वास सच हो जाएगा और मोमो ऐसा नहीं होने देगी। वह ऊपर आकर सुचिनोको का मुंह उठा लेती है। इसका पिछवाड़ा मोमो ने फाउंटेन में ठूस दिया था और इसका शरीर अब एक पानी के पाइप जैसा काम करेगा और इसके मुंह से पानी निकलने लगता है। लेकिन सुचिनोको का चिपचिपा लिक्विड भी बाहर आ रहा था। ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा सबको जलाते हुए आगे बढ़ रहा था। मोमो उस पर पानी डालती है जिससे लावा ठंडा हो जाता है, लेकिन पूरे जंगल में तो मोमो पानी नहीं डाल सकती। तभी वो बुढ़िया मोमो को एक जोर की लात मारती है और बाकी फैमिली वाले भी यहाँ आ जाते हैं। वो बुढ़िया कहती है कि वह मोमो की बलि देकर महान ज्वालामुखी को शांत करेगी। मोमो कहती है कि तुम्हारा गॉड तो महान सरपेंट हुआ करता था, अब बदल कैसे गया। वो सब मोमो को पकड़ने उसके पास आते हैं, लेकिन तभी बीच में मांजीरो आ जाता है, वही जो यूट्यूबर बनना चाहता था। मांजीरो बताता है कि एक हफ्ते पहले उसकी मास्टर का फोन आया था जो कि कोई और नहीं बल्कि मोमो की दादी सेइको थी। उसने कहा था कि 3 बच्चे तुम्हारे गांव आ रहे हैं तो उनका ख्याल रखना। मोमो को देखकर उसे लगा ही नहीं था कि ये सेइको की पोती है। उसे लगा कि ये बस एक फालतू टूरिस्ट है। मांजीरो अब कीटो फैमिली को संभालने लगता है और मोमो पाइप उठाकर आग बुझाने लगती है, लेकिन उसकी पावर कम होती जा रही होती है। तभी इस पाइप में आकर इविल आई की बॉल लग जाती है और इसमें छेद हो जाता है। इसके बाद इविल आई की नजर कीटो फैमिली पर जाती है जिससे उसे बदला लेना है। वो सीधा बुढ़िया को मारने उसके पास जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है और उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद मोमो और मांजीरो बुढ़िया को बचाने लगते हैं तो इविल आई कहता है कि तुम हमेशा बीच में टांग अड़ाती हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। मोमो उससे पूछती है कि ओकरण कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। इविल आई कहता है कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं बोलेगा और मुझे भूख लगी है। अब मोमो, मांजीरो और बुढ़िया तीनों एक साथ हो जाते हैं। इविल आई भागकर मोमो की तरफ आता है। वो उसे जोरदार लात मारने वाला था पर मांजीरो उसे बचा लेता है। इसके बाद बुढ़िया उसे जोरदार मुक्का मारती है पर उसे कुछ नहीं होता और मोमो उसे पकड़कर पीछे कर लेती है। इसके बाद मोमो इविल आई के हाथ पैर पकड़ लेती है, लेकिन अपनी बॉल से वो छूट जाता है और मांजीरो को लात मारकर दूर फेंक देता है। मोमो की पावर भी अब काम नहीं कर रही थी और इविल आई उसे जोरदार लात मार देता है, लेकिन तभी उसके मुंह पर एक पंच आकर लगता है। ये पंच किसी और ने नहीं बल्कि उस बॉक्सिंग केकड़े ने मारा था जो हमें सीजन 1 में दिखाया गया था और वो यहाँ मदद करने आया है। मोमो पूछती है कि उसके बेटे का क्या हुआ तो मेंटिस बोलता है कि उसके बारे में बात बाद में करेंगे। तभी यहाँ यूएफओ की लाइट आ जाती है और उसमें से सेइको और तारो निकलकर बाहर आते हैं जो कि मेंटिस के यूएफओ में बैठकर यहाँ आ गए थे। अब सेइको और मेंटिस एक साथ इविल आई पर हमला कर देते हैं और वो लोग उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद सेइको तारो को सिग्नल देती है और वो किसी रेस में भागने वाला हो ऐसे तैयार हो जाता है और फिर रेल के इंजन की तरह भागकर इविल आई की तरफ आने लगता है, लेकिन इविल आई एक मुक्का मारकर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है क्योंकि आखिर वह है तो एक प्लास्टिक का पुतला ही। लेकिन फिर इविल आई देखता है कि तारो के टुकड़ों में टोटका लगा हुआ है। मांजीरो भी बैठकर कुछ मंत्र फूकने लग जाता है और तारों के टुकड़े इविल आई के शरीर पर चिपकने लग जाते हैं और वो उसका पूरा शरीर ढक लेता है। ऐसे होते ही इविल आई रुक जाता है। सेइको कहती है कि हमने उसे पकड़ लिया है, चलो अब घर चलते हैं। वहीं यूएफओ के अंदर मेंटिस का बेटा चीकू तीता बैठा हुआ था जो कि यूएफओ में उस पाइप को उठाता है और पूरे जंगल के लावे को ठंडा कर देता है। सेइको मांजीरो को डांटने लग जाती है कि उसने ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखा और हालत इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए, जिस पर मांजीरो कहता है कि गलती आपकी है, आपने सिर्फ ये बताया था कि 3 बच्चे आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, और आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए कि इतनी सी बात सुनकर मैं भी मदद करने आ गया। तारो पूछता है कि अब मैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स का क्या करूं तो सेइको कहती है कि किसी पन्नी में डाल लो और क्या, और मोमो से पूछती है कि चश्मिश कहाँ है और वो बिल्ली भी, लेकिन मोमो तो यहाँ थी ही नहीं। मोमो मेंटिस के साथ भागकर उस घर की तरफ जाने लगती है।
क्योंकि ओकरन अब भी नीचे फंसा हुआ था। मोमो की पावर काम नहीं कर रही थी तो मेंटिस मुक्का मारकर घर के मलबे को साफ कर देता है और मोमो देखती है कि वह पूरा गड्ढा ज्वालामुखी के लावे से भर गया था, यानी कि ओकरुन उसके अंदर जलकर राख हो गया होगा। यह देखकर मोमो शॉक हो जाती है और वह मानने को तैयार नहीं थी कि ओकरुन नहीं रहा। वो चीकू तीता से कहती है कि थोड़ा पानी गड्ढे में डालो, मैं इसके अंदर जाऊंगी, ओकरुन अंदर ही होगा। मेंटिस कहता है कि यह नामुमकिन है, अगर तुम गई तो तुम भी जल जाओगी। मोमो कहती है कि मैंने उसे बचाने का प्रॉमिस किया था, ओकरुन मेरा इंतजार कर रहा होगा। चीकू तीता ऊपर से कहता है कि वो इस गड्ढे में पानी नहीं डालेगा क्योंकि मोमो को उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मोमो फिर भी उसमें कूदने जाने लगती है पर मेंटिस उसे पकड़े रहता है। तभी वो देखते हैं कि चीकुता ने अपने यूएफओ से पूरे लावा को बाहर निकाल लिया है, उसके बाद उसमें पानी डालकर उसे ठंडा भी कर दिया है। मोमो उसको खोलती है तो ओकरुन और टर्बो ग्रैनी अंदर ही थे और सही सलामत जिंदा थे। ओकरुन मोमो से कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी। टर्बो मोमो पर गुस्से में चिल्लाने लगती है कि इतनी देर से वह क्या कर रही थी और जल्दी क्यों नहीं आई। मोमो कहती है कि टर्बो ग्रैनी के बारे में मैं भूल गई थी। ओकरुन बताता है कि अगर वह टर्बो ग्रैनी को बचाने नहीं आता तो वो जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि सुचिनुको की उल्टी से वह दोनों लोग जलने से बच गए और कमरे के अंदर लावा आ नहीं पाया। वो पूछता है कि जीजी कहाँ है तो मोमो कहती है कि पता नहीं कैसे पर वो पहले बाहर आ गया था। मोमो ओकरुन को बाहर निकालती है और ठोकर खाने से ओकरुन मोमो को पकड़ लेता है और माफी मांगते हुए दूर हो जाता है, लेकिन फिर मोमो खुद ही उसके गले लग जाती है और माफी मांगती है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाई और शुक्र है कि वो जिंदा बच गया। अब सभी लोग घर आकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि जीजी के शरीर से इविल आई की बुरी आत्मा बाहर निकाला सके, लेकिन वह इस काम में फेल हो जाते हैं और इविल आई इनसे कहता है कि तुम सभी लोग अपने समय की बर्बादी कर रहे हो। सभी लोग फिर से ट्राई करते हैं लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता तो सभी लोग घर में डिनर करने चले जाते हैं। आयरा भी इन्हीं के यहाँ डिनर कर रही थी और वो गुस्सा थी कि ये लोग उसे साथ क्यों नहीं ले गए, आखिर वो उनकी लीडर है। मोमो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि इसे यहाँ किसने बुलाया। दोनों लड़ने लगते हैं और फिर आयरा मेंटिस से बोलती है कि तुम एलियन वापस क्यों आ गए। मेंटिस कहता है कि मैं काऊ ले जाकर बहुत खुश था लेकिन भाई उसमें से दूध निकाल ही नहीं पा रहा था और मेरा पूरा प्लेनेट भी पानी से भरा हुआ है तो वहाँ तो काऊ रह ही नहीं सकती क्योंकि चीकू तीता बिना दूध के जिंदा नहीं रह सकता है, इसीलिए वो वापस आ गया और अब से वो दोनों हमेशा इसी जगह रहेंगे। ये कहानी सुनकर आयरा रोने लग जाती है और ओकरुन पूछता है कि तुम लोग पानी से डायरेक्ट सांस कैसे लेते हो। वहीं सेको मांजिरो से बात करने लगती है और उन्हें जीजी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो अगर और ज्यादा लोगों को बुला ले तब भी इविल आई को जीजी से अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और इससे जीजी पर बुरा असर पड़ सकता है। तभी तारो, जिसने अभी भी जीजी के शरीर को लपेटा हुआ था, वो एक गर्म उड़ान खा लेता है जिससे उसका मुंह जल जाता है और फिर उसके अंदर से जीजी की आवाज आने लगती है जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जीजी ठीक हो गया है। लेकिन सेiko बोलती है कि वह इविल आई की कोई चाल भी हो सकती है। तारो अब अपना चेहरा ओपन करता है और जीजी तो सच में ठीक हो गया था। सेको अब उसके मुंह पर ठंडा पानी डाल देती है जिससे वह वापस इविल आई बन जाता है और कहता है कि वो सबको मार देगा। सेiko अब उस पर गर्म सूप डाल देती है तो वो वापस से जीजी बन जाता है। सेiko अब सबको बताती है कि जब जीजी पर ठंडा पानी पड़ता है तो वो इविल आई बन जाता है और जब उस पर गर्म पानी पड़ता है तो वो जीजी बन जाता है। मोमो अब जीजी पर से तारो का फेस उतार देती है लेकिन उसकी बॉडी अब भी जीजी से चिपकी हुई थी। सेको जीजी से माफी मांगती है, अगर उसे पता होता कि वहाँ इविल आई है तो वो उन्हें जाने नहीं देती। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम लोग इविल आई को कंट्रोल कर पाओगे। इविल आई एक माउंटेन स्पिरिट था जिसकी पावर गॉड के लेवल की मानी जाती है। अगर इसने किसी आम इंसान को पजेस कर लिया तो उसका शरीर इसे झेल नहीं पाता और खत्म हो जाता है। इसीलिए उसने जीजी को टारगेट किया जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है और वह उसका अल्टीमेट वेसल है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि इविल आई एक अभी पैदा हुए बच्चे जैसा है और वह टाइम के साथ और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर ये लोग उसे बंद करके नहीं रख पाएंगे। सेको कहती है कि जीजी अब से हमेशा किसी न किसी की नजर में रहेगा और मांजिरो भी उसकी निगरानी करता रहेगा और जब तक वह इविल आई को खत्म नहीं कर देते जीजी शहर छोड़कर नहीं जाएगा क्योंकि शहर के बाहर इनकी पावर कम हो जाती है। साथ में अब सभी लोग गर्म पानी का थर्मस लेके घूमेंगे जिससे वो लोग जीजी के मुंह पर मारकर उसे नॉर्मल कर सके और जीजू को भी ध्यान रखना होगा कि भाई ठंडे पानी से दूर रहे। हाथ धोते समय, पानी पीते समय या बारिश में भी उसे बचकर रहना होगा क्योंकि थोड़ा सा पानी पड़ते ही वह इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद मेंटिस यहाँ से जाने लगता है और मोमो उससे पूछती है कि अब वो कहाँ जाएगा।
तो मेंटिस बताता है कि अब वो पास ही के एक डेयरी फार्म में काम करने वाला है। ये सब जुगाड़ से किया गया है, अगर इन्हें कभी भी जरूरत पड़ती है तो मेंटिस को बुला सकते हैं। वहीं आयरा तो अब से मेंटिस के बच्चे के साथ खेलने में लगी थी और ओकरन बड़बड़ करने में लगा था कि उसका यूएफओ उड़ता कैसे है, वो पेट्रोल पर चलता है कि डीजल में। मेंटिस उसे कुछ बताता है पर वह भाषा इन्हें समझ नहीं आती। अब मोमो मेंटिस से पूछती है कि उसका असली नाम क्या है, जिस पर मेंटिस बोलता है कि पीनी वीनी, जिसको सुनकर ये लोग कहते हैं कि मेंटिस ही ठीक है। इसके बाद ये अपने यूएफओ में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन सब हॉस्पिटल जाने लगते हैं जहाँ पर जीजी के पेरेंट्स भर्ती हैं। मोमो और ओकरन पीछे बैठे हुए थे और वह एक मोमेंट भी शेयर करते हैं जिसमें मोमो जानबूझकर ओकरन के हाथ पर अपना हाथ रखती है और दोनों शर्माने लगते हैं। ओकरन मोमो से पूछता है कि भाई क्या कर रही है, तो मोमो कहती है कुछ भी तो नहीं। तभी जीजी चिल्लाने लगता है कि तारो उसकी बात नहीं सुन रहा है। जीजी की अभी सिर्फ गर्दन आजाद हुई है, उसका बाकी शरीर अब भी तारो के कंट्रोल में है। ये लोग जीजी के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट भी ले जाते हैं और मोमो कहती है कि काश वो जल्दी ठीक हो जाए। जीजी बोलता है कि वो लोग बहुत मस्ती करते हैं तो अच्छा हुआ अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसे तो उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें देखते ही जीजी बच्चे की तरह रोने लग जाता है। मोमो तारो से कहती है कि वह अपना हाथ ऊपर करे, पर वो जीजी को अजीब तरह से नचाने लगता है। न्यूज में बताया जाता है कि ज्वालामुखी के फटने से कोई भी जान हानि नहीं हुई और जंगल की आग को काबू कर लिया गया है और साथ में ही पूरी कीटो फैमिली को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इनकी लीडर बुढ़िया भाग गई है और पुलिस उसे ढूंढने लगी हुई है। हम देखते हैं कि बुढ़िया जंगल में छुपी हुई थी, लड़ाई में उसका एक हाथ टूट गया था। बुढ़िया कहती है कि मैंने 200 साल लगा दिए थे उसे इतना बड़ा करने में। वो सूचिनोकी की बात कर रही थी। वो अब गुस्से में चिल्लाने लगती है और एक पेड़ को उखाड़ कर फेंक देती है। इसके बाद वो अपने शरीर को कौचली की तरह उतार देती है और हम देखते हैं कि वो बुढ़िया तो इंसान है ही नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और 200 साल से वो इंसान की शक्ल में घूम रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मोमो आई से, तुमने जमीन के भीतर रहने वाले सभी मॉन्स्टर को अपना दुश्मन बना लिया है। अगले दिन मोमो और ओकरन साथ में स्कूल जाने लगते हैं। वो पूछता है कि अब जीजी कैसा है, तो मोमो बताती है कि शायद हयाशी रिचुअल करके उसे ठीक किया जा सकता है, पर कोई हयाशी करने को तैयार नहीं है। ओकरन बोलता है कि अगर तारो की सील हट गई तो हमें फिर से इविल आई से लड़ना पड़ेगा। मोमो कहती है कि हाँ शायद, और वो ओकरन से कुछ पूछना चाहती है, पर वो कुछ पूछ पाती उससे पहले ही मोमो के दोनों दोस्त वहाँ आ जाते हैं और इन्हें फिर से देख मोमो बहुत खुश हो जाती है। मी को बताती है कि जीजी के गांव में ज्वालामुखी फटा है और उसके ऊपर लोगों ने यूएफओ भी देखा है। खैर यहाँ सब स्कूल पहुँच जाते हैं। वहीं आयरा की क्लास में उससे कोई भी बात नहीं करता जब से उसने सबको सच बताया है कि उसने ही मोमो के खिलाफ गलत सलत रूमर फैलाए थे। आयरा बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी मोमो और ओकरन उसके पास आ जाते हैं और मोमो उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है, जो देखकर बाकी क्लासमेट हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों की तो लड़ाई चल रही थी। मोमो अब ओकरन और आयरा से कहती है कि वो दोनों आज उसके घर सोने जाएं ताकि ये लोग मिलकर जीजी पर नजर रख सके और सेई को भी थोड़ा आराम कर सके। ये सुनकर दोनों लोग शर्माने लगते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें मजबूरी में जाना पड़ रहा है और वो तुरंत मोमो के घर रात रुकने को हाँ कर देते हैं। मोमो ये भी नोटिस करती है कि आयरा का अब स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। आयरा कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी गलती मेरी थी। इधर सेइको तारो से कहती है कि जीजी के शरीर को पूरी तरह से आजाद कर दे क्योंकि उसके ऊपर तो टोटके की पावर अब खत्म हो गई थी और तारो पूरी तरह से जीजी से अलग हो जाता है। सेइको फिर से जीजी को याद दिलाती है कि उसे पानी से बच के रहना होगा और सिर्फ गर्म पानी से ही हाथ धोने हैं और इस्तेमाल करने हैं। तभी मोमो और ओकरन स्कूल से वापस आ जाते हैं और इनके साथ आई होती है आयरा भी। सेइको इन सभी को गर्म पानी का थर्मस पकड़ा देती है ताकि जब भी जीजी इविल आई बनने लगे तो ये लोग उसके मुंह पर पानी मारकर उसे होश में ला दे। इसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं। ओकरन और जीजी अच्छे दोस्त बन गए हैं। वहीं मोमो और आयरा में भी दोस्ती होने लगती है। ओकरन सेइको को सोया सॉस देने जाता है और गलती से उसकी एक बूंद जीजी के हाथ पर गिर जाती है और वो तुरंत ही इविल आई बनकर पूरी टेबल पलट देता है और इस घर में एक बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ होती है वीडियो खत्म। दोस्तों हम इसके और नए एपिसोड के साथ वीडियो जल्द लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है।